हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। आई एन इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। आज मैं भारत के मुद्रास्फीति प्रबंधन के बारे में बतलाऊंगा। इन्फ्लेशन इन इंडिया, हाउ टू एस्टैब्लिश। अर्थशास्त्रियों ने हाल के सप्ताहों में देश के मौद्रिक नीति संचालन की आलोचना की है। कुछ कमियां इस प्रकार हैं। पहली, वृद्धि को समर्थन देने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने एक प्राथमिकता से बदलाव करने में आवश्यक देरी की गई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का प्राथमिक लक्ष्य है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाला संस्थान है। दूसरा, नीति एक साथ कई लक्ष्यों को लेकर चल रही है। इसके चलते वह मूल्य स्थिरता तथा उच्च मुद्रास्फीति को लेकर समय पर प्रतिक्रिया देने जैसे जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। ऐसे में वक्तव्य और कदमों के बीच एक तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं, जो स्पष्ट संचार और बाजार को अग्रिम दिशा निर्देश को प्रभावित कर रही है। इस आलेख में प्रयास यही है कि मौद्रिक नीति के संचालन में आने वाली चुनौतियों पर एक नज़र डाली जाए। खास तौर पर बीते कुछ वर्षों में सामने आई अतिरंजित बृहत आर्थिक अनिश्चितताओं की स्थिति को देखते हुए सबसे पहले बात करते हैं मुद्रास्फीति को लक्षित करने की। मुद्रा नियंत्रण या मुद्रा नीति हमेशा ही एक अग्रसूची कवायद है, जो पूर्वानुमानी पर आधारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमान लगाने वालों के सर्वेक्षण में एक वर्ष आगे के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के मध्य अनुमान सितंबर 2011 के 4.9% से घटकर जनवरी 22 में 4.7% रह गया था। इस गिरावट की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है। मुद्रास्फीति को लक्षित करने की विश्वसनीयता पूर्वानुमानों में नज़र आ रही है। मार्च 2022 में यह बढ़कर 5.7% हुई, क्योंकि यूक्रेन संकट के कारण जिंस और ऊर्जा कीमतों पर असर पड़ने लगा था। इस बढ़ोतरी पर पहली प्रतिक्रिया अप्रैल 2022 की मौद्रिक
नीति समिति की समीक्षा में आई और नीतिगत दरों को बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया तथा अस्थायी जमा सुविधा को पहले की रिवर्स रीपो दर से बदल दिया गया। इस बदलाव की एक नीतिगत संचालन में लचीलापन लाना ही था। ध्यान रहे, नीतिगत गलियारा, आपने समझा, नीतिगत गलियारा यानी रिजर्व रिपो रेट से जो रिपो दर को कम करने से बनने वाली गुंजाइश एक अतिरिक्त मौद्रिक टूल बनकर उभरती है। इससे परिचालन दर को इधर उधर करने की गुंजाइश बनती है ताकि उसे तय दायरे में ही वांछित स्तर पर लाया जा सकता है। यह व्यवस्थागत नकदी की स्थिति पर भी नियंत्रित करता है। नकदी के स्तर का प्रबंधन खुले बाजार के परिसंचालन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अल्पावधि की ब्याज दरों की परिचालन दर के आसपास रखने के लिए अन्य उपाय किए जाते हैं। दूसरी चिंता, मौद्रिक नीति का राजकोषीय दबदबा, मुद्रास्फीति के संकेतों का ब्याज दरों के क्षेत्र में पार्टीशन अलग अलग रहा है। इस दर का व्यवहार अलग होता है। इसमें बदलाव के नियामकीय और ढांचागत कारण तथा कामकाजी प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। पारंपरिक ढांचे में मुद्रा नीति की भूमिका नीतिगत दर पर तय करने की है ताकि उसे ऐसे स्तर पर रखा जा सके जो बृहत आर्थिक हालात के हिसाब से उपयुक्त हो। शेष यील्ड प्रतिफल जो परिचालन दर पर आधारित होता है उसे इजाज़त होती है। अब आप आगे सुने। वह बाजार और आर्थिक हालात के आधार पर गति करे। इस दौरान मौद्रिक नीति नियंत्रण का प्रयास नहीं करती। यह पारंपरिक रवैया काफ़ी पुराना है और वे विश्व या वैश्विक केंद्रीय बैंक उसे त्याग कर चुके हैं। इसकी वजह वित्तीय संकट के बाद की पारंपरिक मौद्रिक नीति ने ले ली है। इसमें नीतिगत दर शून्य है। विभिन्न उपाय मसलन क्वांटिटेटिव इंजिग, यील्ड कर्व नियंत्रण आदि का इस्तेमाल करके भी ढांचे में बदलाव का प्रयास किया गया। भारत में भी महामारी के समय रिजर्व बैंक ने दीर्घावधि के लक्षित रिपो परिचालन और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम आदि की शुरुआत की थी ताकि चुनिंदा परिपक्वता आदि यील्ड कर्व को प्रभावित किया जा सके। सितंबर 2021 के बाद से नकदी सुनिश्चित करने वाले ये उपाय पहले भी रोके जा चुके हैं।
उस समय तक तो किसी बड़े केंद्रीय बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिया था। दरों के निचले स्तर पर बाजार पर पहले ही बढ़ने शुरू हो गई थी और ऐसे नीतिगत संकेतों के साथ हुआ। यह सिलसिला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और अल्पावधि की ये दरें बैंक जमा और ऋण दरों के पारेषण का वास्तविक कारक है। अप्रैल 2022 में एसडीएफ दरों में इजाफा के पहले इन दोनों में काफ़ी इजाफा हुआ। अल्पावधि दरों में इजाफा और नकदी प्रबंधन के साथ सामान्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अक्टूबर नवंबर 2021 के तिमाही के दौरान औसत यील्ड का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया। इससे अल्पावधि दरों में इजाफा करने में मदद मिली और उसे रीपो दर के आसपास लाया जा सका। ऐसा करते हुए दीर्घावधि के प्रतिफल में कोई बाधा भी नहीं आई। अल्पावधि की फंडिंग उपाय मसलन ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र जमा के ये बैंक प्रमाण पत्र आदि में तेजी आई। तीसरी चिंता यह है कि आरबीआई द्वारा रुपए का प्रबंधन या कहे उसकी अस्थिरता कहीं मूल्य स्थिरता के प्राथमिक लक्ष्य से ध्यान तो नहीं भटका रही है। क्या विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता है? इस बारे में विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। इसके बावजूद फिलहाल हमारा देश खुली अर्थव्यवस्था का असंभव त्रयी से जूझ रहा है। इस दलील को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में आयोजित एशियाई केंद्रीय बैंक के BIS सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर G10 देशों के केंद्रीय बैंकों के कदमों पर आधारित वित्तीय चैनल घरेलू झटकों के प्रभाव से बढ़ते हैं और विदेशी मुद्रा संबंधी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुद्रास्फीति के बारे में अब जानें। धन्यवाद।